आज हम लोग बात करेंगे वेज फ्रिक्शन का। वेज फ्रिक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए वेज फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेज एक्चुअली क्या है? वेज जो है एक ट्रायंगुलर शेप का एक डिवाइस है जो कि किसी दूसरे बॉडी को एक पर्टिकुलर मोशन देता है। जैसे ये वेज है, इस वेज के ऊपर यदि एक वेट को रख दिया जाए, ये इस वेट है, इसको ये टच कर रहा है, इसके ऊपर ये टचिंग पॉइंट है, ये रख दिया जाए तो वेज को जब हम इधर से पुश करेंगे, मान लीजिए कोई फोर्स लगा के हमने इधर से पुश किया पी फोर्स से, और वेज एक किसी प्लेन पर है जिस पर ये मूव कर सकता है, फ्रिक्शनल प्लेन है, इसमें भी रफनेस है, और फिर ये भी एक वर्टिकल प्लेन, मान लीजिए ये जो वेट है ये भी एक वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, ये भी रफ है। तो जब वेज को इस तरफ पुश करेंगे, ये इसके ऊपर रखा गया है, वेट को उसके ऊपर रखा गया है, वेज के ऊपर में, और ये मशीन में इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि वेज जो है वो इस तरफ जब मूव करता है तो ये ऊपर जाता है, फिर ये पीछे आता है तो वो डाउन होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमें इस तरह का, ये ऊपर कोई बॉडी है और उसको ऊपर मोशन देना है, तो इस तरह का मोशन देने के लिए, देखिए इस तरह का मशीन में मोशन देने के लिए ये वेज आगे पीछे करता है, और उसके ऊपर जो बॉडी है वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता रहता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। जैसे अभी एक सिचुएशन हमने लिया कि यदि वेज इस तरफ जा रहा हो तो इस पर रखे हुए वेट जो एक वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है और ये वेज एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो उस जगह पर आपको P का मिनिमम वैल्यू क्या होगा यदि हर प्लेन फ्रिक्शनल हो। P की मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये मोशन स्टार्ट होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा और ये लेफ्ट वार्ड जाने लगेगा। तो इस तरह का वेज जो ट्रायंगुलर वेज कहलाता है, इसका एक एंगल भी होता है। इस एंगल को हम लोग वेज एंगल कहते हैं। मान लीजिए थीटा है, तो वेज एंगल हमेशा आपको दिया रहेगा कि जो वेज है उसका एंगल क्या है, यानी इंक्लिनेशन इस प्लेन का क्या है, और ये हमेशा छोटी वैल्यू होती है, 2 डिग्री 5 डिग्री, मैक्सिमम 10 डिग्री तक का वेज ही यूज होता है हर जगह। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के अंदर मेटल का, वुडन का बना हुआ वेज होता है, और इस पर रखा हुआ जो बॉडी है इसका कुछ वेट दिया रहेगा आपको। मान लीजिए मास हो या वेट हो, ये वेट है W। अब आपको हर जगह का यदि म्यू सेम हो, फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू यदि मान लीजिए कॉमन है सब जगह पर, तो P के किस मिनिमम वैल्यूज के लिए टेंस टू मोशन हो जाएगा, यानी ये बॉडी लेफ्ट वार्ड और ये W अपवार्ड मोशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को समझना हम लोग, यही वेज है। वेज का काम है अपने ऊपर रखे हुए वेट को मोशन देना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें दो बातों का, एक तो बात समझना पड़ेगा। पहले मैंने पीछे आपको बताया है कि कोई भी बॉडी यदि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो उसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो इसका जो वेट होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन की 90 पर जाता है, और नॉर्मल जो है वो नॉर्मल प्लेन के 90 पर जाता है, ये प्लेन के 90 पर जाता है। यदि यहां पर कोई फोर्स लगा के इसको पुल करें, इस बॉडी को टेंस टू मोशन करें, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन
अपोजिट टू द अप्लाइड लोड होगा, ये म्यू एन है। अब आपने इसका इक्वेशन बना के जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसको निकाला है, पीछे आपने किया है। लेकिन आज हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि यदि हम इक्वेशन ना बनाए तो वहां पर एक लामीज थ्योरम से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बीच एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे और ये रिजल्टेंट को आर मान लें। रिजल्टेंट का काम क्या है कि इन दोनों फोर्स को डेड कर देना। अकेला एक फोर्स यदि 5 फोर्स के बराबर काम कर रहा हो, 2 फोर्स के बराबर काम कर रहा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। ये आर जो है ये एन का और म्यू एन का रिजल्टेंट फोर्स है, और जब ये बॉडी पर इसको दिखाएंगे तो ये दोनों डेड हो जाएगा। यानी अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में 3 फोर्स है हमारे पास, एक डब्ल्यू, एक पी और एक आर। और पीछे जैसे हमने आपको कहा था कि नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, जिसको फाई कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट आप ड्रॉ कर लें इन दोनों के बीच, तो अब ये 3 फोर्स में कन्वर्ट हो गया। यदि 3 फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो और एक पॉइंट पे लग रहा हो, यानी कंकरेंट फोर्स कहते हैं उसको। कंकरेंट का मीनिंग एक ही पॉइंट पर काम कर रहा हो, जैसे कि ये W और ये P और ये R सारा इस बॉडी के सेंटर पे ही काम कर रहा है, इसलिए इसे कंकरेंट फोर्स कहेंगे। तो कंकरेंट फोर्स 3 फोर्स केवल यदि किसी एबीडी में एक जगह लग रहा हो, 3 ही फोर्स होना चाहिए, तो वहां पर हम लामी साहब को याद कर सकते हैं। लामी साहब का कहना है कि कंकरेंट फोर्स होना चाहिए 3, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। यदि 3 से ज्यादा या कम है तो हम फिर वही यूनिवर्सल मेथड जो है हमारा एक्स वाई का, उससे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि 3 फोर्स है तो वहां पर लामी साहब को याद करें और उनके बताए तरीके पर सॉल्व करें, तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से यदि हम फोर्स को 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो देखिए इस 3 फोर्स को कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या है कि एक डायग्राम, फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब लैमीज को अप्लाई करने का तरीका यह है कि हर एक फोर्स का, जो भी फोर्स हम इस पर डालेंगे, ये जो सेंटर देख रहे हैं, मान लीजिए एज्यूम करेंगे हम लोग कि ये सेंटर है इस बॉडी का, तो लैमी साहब का कहना है कि जो भी फोर्स 3 फोर्स होगा वो तीनों का हेड उस पॉइंट पे होगा या टेल होगा। तो जैसे मान लीजिए W मेरा y एक्सिस पर है, यहां पर इसका हेड इधर है, तो ये हेड हो गया, ये हो गया W। और ये P जो है, P यहां लग रहा है x पे इस डायरेक्शन में, तो हम चाहे तो इस P को ढकेल के इधर ले जाएं तो इसका हेड यहां हो जाएगा। तो इस तरह से P का हेड को हम यहां दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको हेड को एक जगह दिखाना है। तो P और W को हमने एक पॉइंट पे कर लिया। तीसरा फोर्स R भी जा रहा है जो सेंटर पे, उसका भी एरो ठीक है। देखिए ये हमारा R है, ये हो गया R, जो कि Y एक्सिस से फाई एंगल पर है, यानी N से। तो N Y पर लग रहा था, इसलिए Y से फाई एंगल। अब देखिए यहां 3 फोर्स हो गया, तीनों का हेड एक पॉइंट की तरफ है, और चूंकि R Y से फाई एंगल पर है, ये Y पर है, ये X पर है। तो लामी साहब का कहना यह है कि यदि इसमें से किसी एक फोर्स को ले लें, मान लीजिए P को ले लें, नीचे साइन लिखें। उनका एक तरीका है, दिया गया थ्योरम है, जिन पर कि आपको F1 बटे साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा, ये तीनों इक्वल होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि यदि हम 3 कंकरेंट फोर्स के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे P को हमने ऊपर लिया, तो नीचे एंगल क्या लेंगे साइन के आगे। तो बहुत आपको तरीके से आपको सोचेंगे कि P को आप क्या करें, ढक लें, इसे P को ढक लें। तो W और R के बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को हमें यहां लेना है। तो इसके बीच का एंगल क्या है, ये पूरा एंगल हमारा 180 है। 180 में यदि फाई को माइनस कर दें तो ये 180 डिग्री माइनस फाई, यही एंगल हमारा इस W और R के बीच है।
फिर इक्वल करेंगे, फिर दूसरा कोई फोर्स लेंगे, मान लीजिए W लिया हमने, W के नीचे फिर साइन लिखेंगे। अब W को ढक देते हैं, W को ऐसे ढक दिया। अब देखिए P और R के बीच का एंगल क्या है, ये 90 और ये 5, तो साइन के आगे जो एंगल हुआ वो 90 प्लस 5, ये एंगल हो गया। और फिर इक्वल टू R ले लेते हैं, ये हो गया R को ढक दिया, तो P और W के बीच का एंगल 90, साइन के आगे 90। तो ये तरीका है इक्वेशन लामीज का बनाने का। अब इसमें से मान लीजिए W हमको मालूम है, तो हम P का मान निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बिना इक्वेशन का लामीज पर अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी कि हमें W दिया रहेगा, इसमें वेट दिया रहेगा, तो हम इससे P की वैल्यू को पता कर लेंगे। तो रिजल्टेंट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली वेज में क्या होता है कि वेज में चूंकि फोर्स ज्यादा होता है, तो फोर्स जनरली फोर्स 3 फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लामीज से करें तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो इसलिए लामीज को अप्लाई करेंगे हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तो इसमें इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले वेज का ड्रॉ करते हैं। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम यहां वेज को ले लिया, ये वेज है जिसका वेज एंगल दिया हुआ थीटा। अब देखिए यहां पर जब ये वेज इधर जाएगा तो इसके इस प्लेन में और इस प्लेन दोनों में रगड़ होगा, रबिंग होगा, तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा और वहां नॉर्मल रिएक्शन भी क्रिएट होगा। तो हमारा यहां पर P लग रहा है वेज में, ये P लगा रहे हैं हम लोग इधर से, और यहां पर आपको नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है, क्योंकि इस प्लेन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, इसको N1 मानते हैं। तो चूंकि वेज का मोशन इधर है, तो इसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यानी ये म्यू N1। ये हमारा 2 फोर्स हो गया। अब हम यहां पर यदि इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, जैसा हमने अभी समझाया आपको, इस रिजल्टेंट को R1 मान लें, तो यही जो एंगल है यही हो गया फाई। उसी तरह इस प्लेन में आए, तो चूंकि जब वेज इधर जाएगा तो रगड़ यहां भी हो रहा है इस बॉडी की वजह से, तो इसके 90 डिग्री पे, इस प्लेन के 90 डिग्री पे आपको नॉर्मल लेना है। हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, N2 मान लिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्योंकि इधर है, तो इसका अपोजिट, यहां जैसे अपोजिट लिया, तो यहां भी आपको इसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेना है, ये हो गया म्यू N2। और हमेशा इन दोनों के बीच जो होता है रिजल्टेंट होगा, तो ये हो गया R2, इसको R2 मान लिया। और N और R के बीच में हमेशा एंगल होता है फाई, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब वेज एंगल भी दिया हुआ आपको थीटा। अब देखिए इस थीटा का क्या यूज है वो समझिए। अब देखिए इतना फोर्स इस वेज पर आ रहा है। अब ये फोर्स को कम करने के लिए हमने रिजल्टेंट लिया, तो इस तरह से अब 3 फोर्स में ये कन्वर्ट हो गया। देखिए, और ऐसे मेरे पास 5 फोर्स था, तो इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो लामीज से ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमने रिजल्टेंट R1 और R2 ले लिया। ये सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं इसी पॉइंट पर। इससे देखिए कि इस थीटा का रोल क्या है, सो देखिए। अब ये जो वेज एंगल थीटा है, वही थीटा यहां का भी होगा, अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। और ये थीटा है, तो ये नॉर्मल जो लेते हैं हमेशा प्लेन के 90 पर लेते हैं, यानी कि यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच 90 डिग्री है, तो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है।
और जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तभी एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनेगा। फिर से समझ लीजिए इस बात को, ये थीटा है, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के 90 डिग्री पे है, तो ये पूरा 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी कि जो एंगल यहां होगा वेज एंगल, वही इस y और नॉर्मल के बीच का भी एंगल फॉर्म होगा। अब हमें क्या हो गया कि R2 का हमें एंगल जो चाहिए था, y एक्सिस से हम उसको ले सकते हैं थीटा प्लस फाइव, और x से यदि उसका एंगल लेना चाहे तो x से भी एंगल ले सकते हैं कि ये दोनों, ये फाई है और यहां ये पूरा 90 पर है, तो इस एंगल को हम निकालेंगे तो 90 में से थीटा और फाई को घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो x से भी एंगल ले सकते हैं, y से भी एंगल ले सकते हैं। तो r का किसी एक जगह से आपको एंगल लेना है, कंफर्टेबल हमारा y से इजीली। आप हमेशा जब क्वेश्चन बनाएं तो सीधा जो एंगल वेज एंगल है वही यहां परपेंडिकुलर जो y है उसके साथ आप थीटा ले लें। हमने समझा दिया आपको। अब देखिए ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। जैसा कि हमने कहा आपको कि लामीज अप्लाई करने के लिए हम एक क्रॉस बनाएंगे। अब ये तीनों फोर्स, जो तीन फोर्स हमारे पास है, उसको इसके सेंटर में कंसंट्रेट करेंगे। यही मेरा सेंटर है। P फोर्स मेरा इधर से जा रहा है, P को हमने यहां पर दिखा दिया, ये P फोर्स है। अब देखिए ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये y एक्सिस है, y एक्सिस से फाई पर है, तो यहां से हम फाई से हमने ले लिया एक, फाई से हमने ये हमने ले लिया R1 जिसका एंगल यहां से फाई है, और तीसरा हमने ले लिया R2। देखिए ये R2 है, R2 का प्लेस, और R2 का एंगल Y से थीटा प्लस फाइव। देखिए Y से। अब ये तीनों फोर्स का हेड भी एक जगह है, और इस तरह से इसको हम लामीज के फॉर्मूले पर कन्वर्ट करें तो देखिए P अपॉन साइन, जो ऊपर लिखेंगे उसको बंद कर लीजिए हाथ से, इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया। तो अब हमको करना क्या है, इस एंगल को निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 में से इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हमारा हो गया 180 डिग्री साइन के आगे और माइनस थीटा -25। देखिए आप ध्यान से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने 180 में, तो ये एंगल हमें मालूम हो गया। अब दूसरा लेते हैं R1। R1 के नीचे हमने लिख दिया साइन, R1 को बंद कर देते हैं। अब एंगल, इसके बीच का एंगल कितना है, तो 90, और ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये एंगल हो गया हमारा 90 प्लस थीटा प्लस फाइव, यही एंगल हो गया। अब लीजिए R2, R2 के नीचे एंगल लेंगे साइन, R2 को बंद कर देंगे। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, P और R1 के बीच 90 में 5 को ऐड कर देंगे, तो 90 डिग्री प्लस 5। तो देखिए ये हमारा एक इक्वेशन लामीज का तैयार हो गया, जो वेज के लिए हमने तैयार किया। अब जैसे वेज के लिए हमने तैयार किया, वैसे इस वेट के लिए जो इसके ऊपर वेट है वेज के ऊपर, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए उसका एक्चुअल शेप क्या है, एक्चुअल शेप जो है उसका ये है। देखिए
ये वेट है मेरा जो उस वेज पर रखा गया है। अब देखिए यहां पर ये जो प्लेन है ये कॉमन है, वेज के लिए और इस बॉडी के लिए कॉमन है। तो जो हमने एज्यूम किया है यहां पर N2 और म्यू N2, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल यहां भी काम करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने पीछे आपको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक में समझाया था। तो अब हम क्या करेंगे कि N2 इसके 90 डिग्री पे हम ले लेंगे, ये मेरा N2 हो गया, और म्यू N2 का डायरेक्शन मेरा इधर था, अब यहां अपोजिट चलेगा, वो हमेशा अपोजिट लेते जाइए। देखिए ये म्यू N2 हो गया, और हमेशा जो रिजल्टेंट होगा तो इन दोनों के बीच ही होगा, तो ये हो गया R2, और N2 और R2 के बीच का एंगल फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि हमने कहा था कि आपको इस जगह पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है तो इजी होगा। तो देखिए एंगल मेरा यहां पर, ये एंगल मेरा थीटा है, ये जो एंगल है यहां जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। तो ये थीटा एंगल है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि यहां पर 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, यानी ये एंगल मेरा हो गया थीटा। यानी एंगल को आप आराम से इसमें कन्वर्ट कर लें, यानी R2 का एंगल Y से हमको फिर मिल गया थीटा प्लस फाई। अब इस बॉडी में, इस प्लेन में भी रगड़ हो रहा है, क्योंकि ये वेज इधर जाएगा तो बॉडी ऊपर जाएगा, तो यहां भी नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेना है, तो इसको हम अलग एज्यूम करेंगे, यानी कि ये N3 है और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है। ये म्यू N3 है, और इसके बीच का रिजल्टेंट यदि हम ले लें R3, तो यही N3 और R3 के बीच का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और फिर इसका वेट भी इसमें है दिया हुआ, वेट दिया रहेगा, तो वेट को हम डाउनवर्ड लेंगे, ये मेरा W है। अब यहां भी उसी तरह जैसे हमने वेज का किया था, इसको भी फोर्स को हम इस क्रॉस के ऊपर कन्वर्ट कर लें, तो देखिए ये मेरा सेंटर है इस बॉडी का, इसमें वेट मेरा W ये है। R2 जो है Y एक्सिस से इस क्वाड्रेंट में आपको R2 जो है ये थीटा प्लस फाई एंगल पर है, थीटा प्लस फाई, ये एंगल हो गया मेरा। और R1 इस क्वाड्रेंट में है R3, ये R3 का प्लेस है, दिस इज प्लेस ऑफ R3, और ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर है। अब यहां देखिए एक्स पर है N3। तो इस तरह से फोर्स, तीनों फोर्स को हमने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लिया, कंकरेंट फोर्स है ये तीनों। अब हमें इसी तरह लामीज अप्लाई करना है इसमें। तो लामीज अप्लाई करने के लिए इसमें कोई W हमने ले लिया, W के नीचे साइन लिख दिया, W को बंद कर दीजिए। तो जब W को बंद करेंगे तो एंगल कितना मिलेगा, 90 प्लस फाइव अब प्लस ये, तो ये हो गया मेरा 90 प्लस थीटा प्लस 2 फाइव, यही एंगल हो गया W के लिए, इक्वल टू, अब हम लेते हैं R2 के लिए एंगल क्या होगा, तो R2 को बंद कर दीजिए, इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 में से 5 को घटा देंगे, तो 90 में से 5 को घटा दिया। अब तीसरा लेते हैं R3 के नीचे साइन के एंगल क्या होगा, R3 को बंद कर दें तो 180 में, यानी ये एंगल चाहिए हमको, तो 180 में इसको घटा देंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव। अब आप देखिए कि R2 यहां भी है, R2 यहां भी है, और W का मान हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, और फाई दिया रहेगा, फाई और म्यू। जैसे कि म्यू यदि दिया हुआ है
मान लीजिए 0.3, तो आप जानते हैं कि म्यू बराबर 10 फाई होता है। यही फाई है, रिलेशन है आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, तो हम यहां से फाई निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में डायरेक्ट भी फाई दिया रहता है, 20 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा। तो हम यहां यदि इस दोनों को ले लें और W का मान मालूम रहे, फाई का मान मालूम है, थीटा का मान मालूम है, तो यहां से R2 निकल जाएगा। और उस R2 को P के साथ कंपेयर करें, फाई का मान और थीटा का मान डाल के, तो P की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। मेरा कहना है कि ये तो इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक वेज है, उस वेज का वेज एंगल इतना है, उसके ऊपर 1000 न्यूटन का एक बॉडी है, और पूरे हर एक प्लेन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 20 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा, थीटा का मान 5 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए P मिनिमम कितना अप्लाई करेंगे कि टेंस टू मोशन हो जाए पूरा सिस्टम। लेकिन कंपटीशन के बच्चे को क्या करना है, देखिए आप, हम शॉर्ट में बताते हैं आपको। क्वेश्चन यदि इस तरह से दिया हुआ है, तो आप ये P के मान को याद रखिए और R2 के मान को याद रखिए। यानी कि ये दोनों को यदि आप याद रखें कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो यहां W का मान पुट कर लीजिए और थीटा और फाई का मान पुट करके R2 निकाल लीजिए, और उस R2 को यहां डाल दीजिए, फाई को डाल दीजिए और P के साथ कंपेयर कीजिए। तो आप इस चीज को यदि आप याद रखते हैं कि P1, P और R2, और ये दोनों चीज को याद रखते हैं, तो डायरेक्ट भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन के बच्चे आराम से इसको बिना कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए भी लामीज के इस फॉर्मूले को याद कर लें, माइंडसेट कर लें, तो डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए वेज ऐसा नहीं है कि वेज ट्रायंगुलर ही होता है, ट्रेपीजियम साइज में भी होता है। ट्रेपीजियम साइज का मतलब यह है इस तरह का भी वेज होता है, ये वेज है, ऐसा भी वेज है। जहां कम छोटी जगह है, इसको बड़ा स्पेस चाहिए मूव करने के लिए, छोटी जगह पर इसके ऊपर एक बॉडी रखा गया है, और मान लीजिए कि हम यहां से P फोर्स लगा के इस बॉडी को इधर पुश करें, और यहां पर एक वर्टिकल प्लेन है, ये W वेट है, ये वेज है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। यहां भी सेम यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, यहां पर वेज जो है ट्रेपेजियम साइज में है, यहां ट्रायंगुलर साइज में है। अब यहां वेज एंगल जो है यहां डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देगा, या फिर यहां ऐसे करके लिख दिया कि ये एंगल थीटा है, एक ही बात। इसी को बढ़ाएंगे आप यहां पर, तो ये थीटा हो जाएगा। तो यही वेज एंगल दिखाने का तरीका है। यहां भी वेज एंगल, ट्रेपेजियम में यहां पर वेज एंगल को दिखाया जाता है, ट्रायंगुलर में यहां दिखाया जाता है। इसी चीज को ये भी डिनोट कर रहा है, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, जैसे मेरा कहना है कि वेज P फोर्स से हम खींच भी सकते हैं। जब खींचेंगे तो वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है वो इस तरफ आ जाएगा, वेज उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यदि ऐसा हो, देखिए आप इस तरह का क्वेश्चन हो, ये वेज है, ये बॉडी है, अब इधर जो है फोर्स लगा के धकेल रहे हैं, P फोर्स लगा के, ये भी हुआ, ये वर्टिकल प्लेन है जिसको ये टच कर रहा है बॉडी W, ये एंगल मेरा थीटा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, ये वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। दूसरा ये है कि बॉडी को यदि पुल करें, मान लीजिए इसको हम पुल कर रहे हैं, ट्रेपेजियम में देखते हैं, ये पुल कर रहे हैं, इस बॉडी को इधर पुल कर रहे हैं P फोर्स लगा के। अब यहां पर इसके ऊपर एक वेट है, तो ऑब्वियसली जब पुल करेंगे तो यहां पर इसका वर्टिकल प्लेन होगा जो इसको रोकेगा। तो जब आप इसको इधर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। हमेशा वेज का काम है अपने ऊपर जो वेट है उसको ऊपर मोशन देना।
तो इसलिए वेट इसी तरह से रखा जाएगा, पुलिंग या पुशिंग फोर्स जो भी उसमें लग रहा हो, जिससे कि वेट ऊपर जाए और नीचे आए, बार बार ये सिस्टम चलता रहे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आप इसको और इसको याद रखें और इसको और इसको याद रखें तो कोई भी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और पूरा क्वेश्चन यदि ज्यादा मार्क्स का बनाना होता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, तो कंप्लीट आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि ये वर्टिकल प्लेन थोड़ा झुका हुआ है, इंक्लाइंड रूप में है, तो उससे कुछ नहीं है, प्रोसेस यही चलेगा। यदि ये झुका है तो एंगल केवल आपको ठीक से उसमें बैठाना होगा कि एंगल को हम किस तरह से लें, कितने डिग्री पर ये प्लेन है, ये वर्टिकल नहीं होके ये थोड़ा इंक्लाइंड है, तो ये यहां पर हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से उसका एंगल दिया हुआ होगा। कभी कभी वेज ऐसा भी रहता है कि वेज जैसे देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, यहां पर वेज है इस तरह से, और यहां बॉडी है, इस तरह का बॉडी है। अब ये वर्टिकल प्लेन में यहां पी लगा के इसको पुश कर रहे हैं, वेज इधर जा रहा है, तो जब ये इधर जा रहा है तो यहां हॉरिजेंटल पे ये बॉडी रखा हुआ है, तो ये इधर जाएगा। जैसे ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, सारा एक दूसरे के टचिंग में है, कोई ज्वाइंट नहीं है। तो ये जैसे नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो इस केस में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सिस्टम सारा जगह जो भी सिस्टम है वो करने का तरीका यही होगा जो हमने बताया। लामिन से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और जो आईटी वगैरह के स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं कि ये P और R2 याद है उनको, आखिर ये W और R2 याद है, तो तैयारी के लिए आसानी से उसमें बैठाया मान को, फटाफट जो हमारा ऑप्शन है उसमें डाल दिया, टिक लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि आप इसका कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए। वेज फ्रिक्शन को इस पर न्यूमेरिकल, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल होगा, यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन बनाना सीख गए हैं तो क्वेश्चन बनेगा, चाहे कंपटीशन का हो या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो। ओके, थैंक यू।